हाँ जी। एजुकेशन को लेकर के अलग अलग चर्चाएं होती है। इस समय आप देख रहे होंगे कि बारिश का समय है और बारिश भी अपने चरम पर है। घटनाएं भी हैं, बारिश प्रकृति को एक हरियाली का रूप भी दे रही है। सबसे ज्यादा जो घटनाएं फिलहाल देखने को मिल रही हैं, आप अखबारों में देखते होंगे, टीवी पे देखते होंगे, किसी न किसी माध्यम से आप सोशल मीडिया से जुड़े होंगे तब ये घटनाएं देखते होंगे कि आकाशीय बिजली गिर जाने से लोगों की डेथ हो जाती है। उस आकाशीय बिजली का कंसेप्ट क्या है? जिन लोगों की डेथ हुई है, आपने एक चीज उसमें नोटिस की होगी कि वो लोग जिनकी डेथ हुई है वो घटना स्थल पर कहाँ थे। तो मेरे पीछे आपको स्क्रीन पर एक पेड़ दिख रहा होगा, ट्रीज, ग्रीन ट्री। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी बारिश का मौसम आता है, जब भी बारिश होती है, तो अक्सर हम भीगने से बचने के लिए या जो सुरक्षित स्थान है, अपन कहाँ जाते हैं? हम लोग पेड़ के नीचे खड़े हो, भाई जहां भी हमें पेड़ दिखाई देता है हम वहां खड़े हो जाते हैं। बस यही वजह है, ये पेड़ ही उन मौतों का एक रीजन है। ऐसा क्यों होता है कि बारिश के मौसम में आपने देखा होगा आकाश में बिजली कड़क, और आकाश में जब बिजली कड़कती है तो इसके छोटे छोटे जो सब पास में होते हैं, एक ग्रिप्टी बनाते हैं और ये नीचे गिरती है, जमीन पर गिरती है आकाशीय बिजली। और आकाशीय बिजली वहां गिरती है जहां ऊंचाई वाला कोई स्थान होता है, चाहे पहाड़ हो। और उनमें भी ये देखा गया है कि ज्यादातर बिजली पेड़ों पर गिरती है। ऐसा क्यों? मान लेते हैं कोई पेड़ यहाँ आपके पहाड़ी पर स्थित है, पहाड़ी पर स्थित है, फिर उसकी ऊंचाई भी है, तो मतलब कि जो चाहिए बिजली को गिरने के लिए उसके लिए सफिशियंट है। और जब बिजली इस पेड़ पर गिरती है तो लगभग 30 मीटर के डिस्टेंस को कवर करती है। और इस एरिया में जितने भी लोग मौजूद होते हैं, उस करंट की वजह से, क्योंकि बिजली क्या उत्पन्न करती है? करंट उत्पन्न करती है, करंट पैदा करती है, और इसकी वजह से यहाँ लोग की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो एक ध्यान रखिएगा आप लोग कि जब भी आप बारिश के मौसम में कभी घूमने जाते हैं तो इसका विशेष ख्याल रखिए कि चाहे आप भीग जाओ, कोई नुकसान नहीं होगा, बट आपको कभी पेड़ के नीचे खड़ा नहीं होना है। ये जानकारी आप अपनों के साथ में शेयर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपनों को इस नॉलेज को बताइएगा। और ऐसा घूमने के दौरान ही नहीं होता, ऐसा अक्सर, चाहे हम गांव से हो, सिटी से हो, जब भी बारिश होती है हम पेड़ की तरफ ही भागते हैं। तो हमें कहाँ नहीं पहुंचना है? अगर बिजली से बचना है, इस आकाशीय बिजली से बचना है, तो हमें पेड़ के नीचे नहीं पहुंचना है। अभी की एक घटना है, चार दोस्त बाइक से घूमने गए थे, रास्ते में बारिश हुई और वो खुद को सेव करने के लिए पेड़ के नीचे पहुंचे और इस पेड़ पर आकाशीय बिजली गिर जाने से उनकी डेथ हो गई। अक्सर ये देखा है आपने कि बरसातों में लगभग जो डेथ होती है आकाशीय बिजली के कारण, वो इसका रीजन यही रहता है, पहली चीज। दूसरी चीज आप देख रहे होंगे कि बरसात के मौसम में अक्सर उत्तराखंड तब चर्चा में आया जब पहली बार उत्तराखंड में त्रासदी हुई। उत्तराखंड त्रासदी से सब लोग वाकिफ, और मुझे लगता है कि इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था। काफी रिसर्च उस पर हुई थी कि इसकी वजह क्या रही थी। तो उस समय ये देखा गया था, उत्तराखंड के जो पहाड़ी एरिया था वो कंक्रीट वाला जो, पहली चीज। दूसरी चीज, वहां पर माइंस के लिए जो अवैध खनन किया गया था वो अत्यधिक मात्रा में किया गया था। तीसरी चीज के वहां खनन के लिए जो ब्लास्ट का इस्तेमाल किया गया था, उससे इन पर्वतों में दरारें आ गई। और उससे भी बड़ी चीज कि यहाँ जो टनल थे माइंस के लिए या ट्रैफिक के लिए जो टनल बनाए गए थे, उनसे इन पर्वतों का क्या हो गया था? दरारें आ गई और उनमें बारिश का पानी जाने लगा। कई एक रीजन थे, लेकिन मोस्टली रीजनों की तो चर्चा कर रहा हूं आपके साथ में। और इससे पानी जब गया तो इन पहाड़ों से लैंडस्लाइड होने लगा, ये पहाड़ पानी के साथ में नीचे आते गए। अब ये घटना निरंतर हो रही है, तो निश्चित तौर पर प्रकृति के साथ में जो हमने खिलवाड़ किया है उसकी एक देन है। उत्तराखंड त्रासदी अभी भी आप देख रहे हो सुर्खियों में है, तो उत्तराखंड में चल क्या रहा है। तो आप बरसात के मौसम में अगर कहीं घूमने जा रहे हैं तो ये आप सर्च कर लीजिएगा गूगल मैप्स पे कि यहाँ पर जो आपके आंकड़े जो होते हैं, जहां भी आप जाते हैं, कि किस जोन में लैंडस्लाइड के आंकड़े सबसे ज्यादा हैं, तो उनको अवॉइड कीजिएगा, आप लोग वहां से बचिएगा कि हम लोगों को यहाँ नहीं जाना है। ये चीज मैंने आपको ज्योग्राफिकल है, हालांकि मेरा ज्योग्राफी से इतना ज्यादा लेना देना नहीं है। मनीष सर आपको जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो वो और अच्छे से इसको डिफाइन करेंगे, लेकिन मुझे लगा कि
ये चर्चा आप लोगों के साथ में कर लेनी चाहिए एक बार, क्योंकि अभी करंट में घटना चल रही है। तो इससे आपको अवेयर होना चाहिए कि एक तो आपको बरसात के मौसम में पेड़ के नीचे नहीं जाना है, दूसरी चीज आपको जहाँ घूमने जाना है पहले उस जोन का अच्छे से एनालिसिस कर लेना है, तब जाकर के आपको वहां घूमने के लिए जाना है। इसको समझदारी कहते हैं। और ये समझदारी आती कब है? इस समझदारी के लिए आपको क्या चाहिए कि भाई इस समझदारी के लिए आपको क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, एजुकेशन चाहिए आपके। अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग ट्रैवल करते हैं वो इन आंकड़ों का पहले विश्लेषण करते हैं कि हम जहां घूमने जा रहे हैं वहां का मॉइस्चर क्या है, वहां का मौसम कैसा है, जिस समय हम घूमने जा रहे हैं वहां किस प्रकार की हालत रहेगी, हमारा कितने दिन का ट्रैवल से टूर रहेगा। ये आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं। उसके बाद में वो क्या जाते हैं? घूमने जाते हैं। हम लोगों का क्या है? ज्यादातर लोग मस्ती के मूड में जाते हैं कि मौसम बरसात का है, चलो मस्ती करके आते हैं, घूम के आ जाते हैं। ये मस्ती ही इन पर क्या पड़ जाती है? भारी पड़ जाती है। तो आप लोग क्या अर्जित कीजिएगा? शिक्षा अर्जित। शिक्षा से होता क्या है कि शिक्षा बेसिकली वो मार्ग है जिससे आप अपनी लाइफ के सारे रास्ते खोल सकते हैं। शिक्षा क्या है? कि शिक्षा वो दरवाजा है जिससे आप अपनी लाइफ के अपने सारे रास्ते खोल सकते हैं, अगर आप एजुकेटेड हैं। ये एनालिटिक्स आपको जो मैं बता रहा हूं ये लोग घर पर बैठ के भी देख लेते हैं। ये मैं बाद में बता रहा हूं, बाकी लोग इससे भी पहले इन एडवांस हैं तो पहले भी इन चीजों की चर्चा कर ली है। दूसरा, अक्सर एजुकेशन को लेकर के मैं डिस्कस करता हूं जब भी, तो एक चीज कॉमन आती है, मैं इस पर भी थोड़ा चर्चा कर लेता हूं आपके साथ कि जब शिक्षा की बात आती है तो शिक्षा में कुछ चीजें कॉमन है। अभी आप एजुकेशन के हालत देख भी रहे हो। शिक्षा क्या है? कि एक रास्ता है, मार्ग है, या मैं यूं कहूं इसको और भी कि आप मार्ग यहां से आगे बनाएंगे, ये एक दरवाजा है। आपने शिक्षा को अर्जित कर लिया, मतलब इस दरवाजे को, आप शिक्षा के दरवाजे को जब खोलेंगे तो आपके जीवन के सारे रास्ते क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। कोई समस्या ही नहीं है। आप अक्सर चर्चा करते हैं हम लोग किताबों की, एजुकेशन की, कि सर एजुकेशन में मीडियम क्या होना चाहिए? मीडियम कोई भी, चाहे मीडियम हिंदी हो या मीडियम इंग्लिश। अभी हम थोड़ा फॉरेन कंट्रीज को फॉलो कर रहे हैं, बट इसके विपरीत फॉलो जो फॉरेन कंट्रीज है वो हमारी एजुकेशन को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें आपके क्या है कि हम संस्कृत को छोड़ रहे हैं और फॉरेन संस्कृत को क्या कर रहे हैं? एप्रिशिएट कर रहे हैं। हम हिंदी की तरफ मूवमेंट हमारा कम है, वो उसका ज्यादा है। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा क्यों? हम लोग अंग्रेजी की तरफ ज्यादा फोकस कर रहे हैं ताकि हम फॉरेन की बराबरी कर सकें। कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा आता है, इंग्लिश बोलता है, हम लोगों के तो दिमाग के ऊपर से निकल जाती हैं चीजें। तो बेसिकली जो आप फील कर रहे हो, जिस अंग्रेजी को लेकर के, इंग्लिश को लेकर के, सेम फॉरेन फील कर रहा है किसको लेकर के? इन दोनों सब्जेक्टों को, जो अपनी मातृभाषा है, इसमें सम्मिलित है। ये इंग्लिश इनकी मातृभाषा है, ये इनकी लोकल भाषा है, इसलिए इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हम इसके लिए पीछे पड़े हैं। अक्सर विद्वानों का कहना तो यह भी है कि इंग्लिश एक बेहुदा भाषा है जिसका कोई तर्क नहीं। हालांकि इसके विपरीत जब आप देखते हैं, भारत में हम जिस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जिनमें हम जुडिशियली की बात करेंगे, कोर्ट की बात करते हैं, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आपके हिंदी में रेट फाइल। प्रॉब्लम तो तब और ज्यादा आती है कि जब कोर्ट में कोई व्यक्ति जाता है अपने केस की स्टडी को लेकर के, जस्टिस के लिए, तो यहाँ जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच, सामने जस्टिस और आपका एडवोकेट, आपका जो दूसरा प्रतिपक्ष का एडवोकेट, मतलब कि तीन लोगों के बीच का एक कम्युनिकेशन। और इस कम्युनिकेशन में आप चुपचाप खड़े देख, केस आपका है, स्टडी आपको करनी है, बट आप ही की समझ में ये नहीं आता कि इनके बीच में हुआ क्या था।
मतलब मेरा कहने का ये है कि अपनी जो मातृभाषा है हिंदी, अपन को इस पर जोर देना चाहिए। वो भाषा ही किस काम की जिसको आप समझ नहीं पाए, जिसको समझाने के लिए दूसरे व्यक्ति की सहायता लेनी पड़े आपको, वो भाषा भाषा नहीं। या मैंने एजुकेशन की बात थोड़ी सी की थी, यह बात मैं करूं आपकी सीधी सी एक लाइन में। एजुकेशन को अगर मैं जोड़ना चाहूं तो एजुकेशन, शिक्षा वो दरवाजा है जिससे आप जीवन के सारे रास्ते खोल सकते हैं। किताबें खुद चुप रहती हैं, लेकिन इनको जिसने पढ़ लिया है ये उसे जीवन में बोलना और लड़ना सिखाती। तो इसलिए शिक्षा को असर। अभी मैं आपसे बात कर रहा था नेचर की, प्रकृति की। एक चीज कॉमन है कि बिजली की गड़गड़ाहट जब भी आपको सुनाई दे तो अपने मोबाइल, नेटवर्क, इन सारी चीजों को क्या कर लें आप, बंद कर लें। अक्सर ये भी देखा गया है कि अर्थिंग का जो मूवमेंट है, अक्सर नेटवर्क से भी कभी कभी ये समस्याएं होती हैं कि आप अपने मोबाइल में नेट चला रहे हैं, मोबाइल को चला रहे हैं, तो कुछ घटनाएं ऐसी भी हुई हैं कि इनमें कभी कभी ऐसा एक बूम आया है जिससे जो व्यक्ति बात कर रहा है उसको अर्थिंग फेस हुई है और प्रॉब्लम इनिशियली फेस हो रही है। तो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस जब भी बारिश का मौसम हो, आकाशीय बिजली की गड़गड़ाहट हो, तब आप उससे दूर हो जाए। सेफ हुआ। पेड़ के बारे में 30 में मैंने बता दिया आपको कि पेड़ के आगे खड़ा होना ही नहीं। दूसरी चीज अभी आप देख रहे होंगे, रिवर्स, नदी। नदी भी अपने चरम पर है, उफान पर है, और कहीं कहीं तो ये अपने विनाश रूपी लीला को भी दिखा रही है। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि इनका रीजंस क्या है, आके सोचे भी कैसे, क्योंकि अपनी मानसिकता तो उतनी सी ही है। ये रिवर जो नदियां हैं आज ये अपने उफान पर है, ये उफान पे पहले भी रहा करती थी। इन्होंने अपने मार्ग को नहीं बदला है, सिर्फ हमने आकर के इनके मार्गों को क्या कर दिया है, अवरुद्ध कर दिया है। इनके मार्ग में हम लोग आ गए जब ये अपना भोकाल रूप धारण करती हैं, विराट रूप धारण करती हैं, तब हमको ऐसा लगता है कि त्राही त्राही मान होता है। हम लोगों को समस्याएं क्रिएट होती हैं, प्रॉब्लम फेस। अभी आप देख रहे होंगे एक धंधा खूब चल रहा है आपकी प्रॉपर्टी, जहां सरकारें कहती हैं ग्रीन एनवायरनमेंट की बात करती हैं। सरकारें अक्सर ये क्यों नहीं सोचती कि आप जिस फेज में ये प्रॉपर्टी डीलिंग का अंधा कारोबार चल रहा है, इससे जो ग्रीन एनवायरनमेंट है वो खड़ा हो ही नहीं सकता। कैसे करोगे भाई? आपको घर बनाना है, आपने जमीन ली, कोई प्लॉट लिया, आप वहां कैसे खड़ा करोगे ग्रीन एनवायरनमेंट? पेड़ों की अंधाधुंध कटाई पहले हो चुकी है। और इसका एक एग्जाम्पल 2019 में 18, 19, 20 के बीच का जो फेज रहा है आपके कोविड-19 का, वो आपको बहुत अच्छे से दिखा चुका है। फिर भी हम लोगों ने कुछ ज्यादा सबक लिया नहीं है। ये सारी कहानियां सिर्फ कागजों में पूरी हो जाती है, धरातल पर बहुत कम है। सीधा इसका रेशो है कि ऐसा क्यों हो रहा है, प्रकृति में अचानक से ये चेंजेस जो दिख रहे हैं, उनका कारण क्या है? तो उनका कारण है आपके भ्रष्टाचार, करप्शन, शिथिल सरकार है। बोला सर और क्या कारण है? और कारण है इनका गैर जिम्मेदार ऑफिसर्स। ये कोई स्टडी हमारे सब्जेक्ट का विषय नहीं है, ये हमारी लाइफ से जुड़े हुए वो थॉट्स हैं जिनको प्रत्येक बच्चे को आने चाहिए। आप अपने हक के लिए, भाई ऑक्सीजन नहीं होगी तो वैसे ही मर जाओगे। कोविड में आपने सिलेंडर खरीदे थे, जबकि एक पेड़ कितनी ऑक्सीजन देता है इसका एनालिसिस आप अच्छे से कर सकते हैं। तो मतलब कि जिस ग्रीन एनवायरनमेंट की जो बात हो रही है, वृक्ष बचाओ, पेड़ लगाओ, अभी एक ट्रेंडिंग में चल रहा है कि बेटियां बचाओ। कुछ केसेस बेटियों के ऐसे आए हैं, अब ट्रेंड बदल चुका है, बोला पहले बेटों को बचाओ, बेटियां सेफ है, बेटों को बचाया है। तो बहुत सारी चीजें, ये चेंजेस होते रहेंगे, बट जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक कोई सी भी योजना, हम जिसकी बात कर रहे हैं वन नेशंस, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, मुझे लगता है सबसे बेहुदा तर्क है अभी फिलहाल, पॉसिबल ही नहीं। अभी पाकिस्तान के साथ में हुआ था, आपने देखा होगा, हम सिंधु का जल रोक देंगे, सिंधु नदी का जल रोक देंगे। क्या पॉसिबल था कि सिंधु नदी के जल को भारत रोक पाए?
एक्सपर्ट्स की राय माने, जब वो एनालिसिस आया था तो बोला था उन्होंने कि सिंधु नदी के जल को रोकने के लिए भारत को 20 साल का समय कम से कम लगता है। तो ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ पब्लिक को, ये पॉलिटिशियंस राजनीति है, गंदी राजनीति, जिसे पब्लिक को गुमराह किया जाता है। मुद्दे बहुत सारे हैं, आप अवेयर रहिए, जानकार रहिए। फिलहाल मैंने ये जो चर्चा आपके साथ में की थी, ये ग्रीन एनवायरनमेंट से जुड़ी है, प्रकृति से जुड़ी है, प्रकृति से प्रेम कीजिए। अगर आप प्रकृति से प्रेम करेंगे तो निश्चित तौर पर प्रकृति भी आपसे प्रेम करेगी। इस प्रकृति ने आपको बहुत कुछ दिया है, आपको दिया ही दिया है, प्रकृति ने कभी मनुष्य से कुछ लिया नहीं। सम्मान कीजिएगा आप। ये वीडियो आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और स्पेशली जयपुर क्लासेस की तरफ से मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि बरसात के मौसम में आप कम से कम 2 पेड़ जरूर लगाएं, जिससे ग्रीन एनवायरनमेंट पे सरकार की योजना जो चल रही है उनका लाभ आपको मिले ना मिले, लेकिन आपके द्वारा लगाए हुए पेड़ों का लाभ आपको आपकी आगे आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा। धन्यवाद।